1997 का साउथ कोरिया एक ऐसा मुल्क जो दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है और जिसे बचाने के लिए वहां के आम नागरिकों ने अपने घर की तिजोरियां खोल दी। 1997 में एशिया के कई देशों की करेंसी और बैंकिंग सिस्टम धड़ाम से गिर गए, जिसे एशियाई वित्तीय संकट कहा जाता है। साउथ कोरिया की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। देश पर करीब 150 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी कर्ज था। दक्षिण कोरिया को इतिहास का सबसे बड़ा IMF बेल आउट पैकेज लेना पड़ा। ऐसे में वहां के एक टीवी चैनल ने KBS, जिसका नाम था, एक अनोखी अपील शुरू की, गोल्ड कलेक्टिंग कैंपेन। लोगों से कहा गया कि जिनके पास भी, जिनके घर में भी सोना है, चाहे वो शादी की अंगूठी है, बच्चे का जन्म कड़ा है या फिर ओलंपिक में जीता गया मेडल, वो देश के कर्ज को चुकाने में मदद के लिए दान कर दे। कोरिया 100 के मुताबिक 4 महीने के अंदर 35 लाख से ज्यादा नागरिकों ने इसमें हिस्सा लिया, यानी देश के करीब 23% परिवारों ने कुल 227 टन सोना जमा करवाया, जिसकी कीमत उस वक्त करीब 2 अरब डॉलर से ज्यादा थी। ये सोना पिघलाकर बुलियन बनाया गया, विदेशी बाजारों में बेचा गया और उससे मिले डॉलर से कर्ज चुकाने में मदद ली गई। फोर्ब्स की एक रेट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट के मुताबिक ये रकम 58 अरब डॉलर के पूरे IMF बेल आउट पैकेज का महज 3.5% के आसपास थी। यानी अकेले इस कैंपेन ने संकट को खत्म तो नहीं किया, असली समाधान तो IMF की सख्त आर्थिक शर्तों के बाद ही आया। लेकिन इस कैंपेन ने जो किया वो उन आंकड़ों से बड़ा था। इसने पूरी दुनिया को दिखाया कि जब भरोसा और राष्ट्रीय भावना साथ हो तो आम नागरिक अपनी सबसे निजी खजाने को भी देश के लिए खोल सकते हैं। अब भारत की बात करते हैं। 50,000 टन, जरा इस नंबर को दिमाग में रोक कर रखिए। ये उतना सोना है जितना अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस और चीन, इन 5 देशों के सेंट्रल बैंक मिलाकर भी अपने पास नहीं रखते। ये सोना किसी सरकारी तिजोरी में नहीं है, ये पड़ा है हमारे आपके जैसे भारतीयों के घरों की अलमारियों में, मंदिर के गर्भगृहों में, नानी के कंगन, दादी का हार, माँ की शादी की चेन, जो साल में एक बार भी बाहर नहीं निकलती। अब जरा ये भी सुन लीजिए, इतना खजाना घर में दबा होने के बावजूद भारत ने पिछले साल अकेले 72 अरब डॉलर का नया सोना बाहर से मंगवाया है। यानी घर में तिजोरी भरी पड़ी है, फिर भी हर साल बाजार से उधार लिया जा रहा है और देश का घाटा बढ़ रहा है। इस घाटे को कम करने के लिए सरकार एक स्कीम को नए सिरे से लॉन्च करने जा रही है। क्या इस बार सरकार कामयाब होगी या पिछली बार की तरह फ्लॉप शो हो जाएगा? भारत की नई स्कीम समझे उससे पहले ये देखना जरूरी है कि जब जमीन से नया सोना निकलता है तो रातों रात देशों का नक्शा कैसे बदल जाता है। चलते हैं 1886 के साउथ अफ्रीका। यहाँ के ट्रांसवाल इलाके में जोहान्सबर्ग के आसपास जॉर्ज हैरिसन नाम के एक प्रोस्पेक्टर ने सोने की एक बहुत बड़ी चट्टान खोजी। अब तक मिली सोने की सबसे बड़ी खान साबित हुई। इस खोज से ये इलाका, जो पहले सिर्फ खेतों और छोटे छोटे फार्म हाउस का इलाका था, खोज के कुछ ही सालों में ये जोहान्सबर्ग नाम का एक विशाल इंडस्ट्रियल सिटी बन गया। 1886 से 1913 के बीच सिर्फ इस एक इलाके में दुनिया भर से 11 करोड़ से 13.5 करोड़ पाउंड तक का निवेश आया। 1915 तक दक्षिण अफ्रीका के लिए दुनिया का 40% सोना पैदा कर रहा था। उस समय दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल इलाके में पुअर लोगों की सत्ता थी। 17वीं 18वीं सदी में बड़ी संख्या में डच सेटलर्स दक्षिण अफ्रीका में आकर बसने लगे। ये लोग किसान थे। डच भाषा में किसानों को बोर्स कहते हैं। और सोने का भंडार मिलते ही अंग्रेजों का इंटरेस्ट भी यहाँ जग गया। उस दौर में सोना दुनिया की करेंसी की बुनियाद थी, जिसे इतिहासकार गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसी देश की करेंसी की कीमत सीधे उसके सोने के भंडार से जुड़ी होती थी। सोने की चाहत तो थी ही बड़ी वजह, कुछ और वजह भी थी कि ब्रिटेन ने बोअरों को हराकर इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया और 1910 में साउथ अफ्रीका यूनियन बनाई। बेशक इसकी कीमत वहाँ के मूल अफ्रीकी समुदाय को चुकानी पड़ी, जिन्हें इस सोने की दौड़ में अपनी ही जमीनों से बेदखल होना पड़ा। ये इतिहास का वो हिस्सा है जिस पर हम फिर कभी और बात करेंगे। अब चलते हैं अमेरिका। जनवरी 1848 में कैलिफोर्निया की एक नदी में सोने के कण मिले। खबर फैलते फैलते 1849 तक पूरी दुनिया में पहुंच गई और लोग कैलिफोर्निया की तरफ कूद पड़े। अमेरिका की इकोनॉमिक हिस्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक इस दशक में कैलिफोर्निया से निकला सोना अमेरिका की तत्कालीन कुल GDP के करीब 2.25% के बराबर था।
1847 के आखिर से 1849 के बीच आम मजदूरों की असल कमाई एक्चुअली में 500% से ज्यादा बढ़ गई। इस पूरे सोने ने अमेरिका को जोड़ने का काम किया। बैंकिंग, शिपिंग, कंस्ट्रक्शन और मशीनरी उद्योग को रफ्तार मिली। माना जाता है कि सोने की खोज की वजह से भी सारा विकास अमेरिका को कई साल पहले ही मिल गया। और अब लौटते हैं भारत। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय घरों और मंदिर ट्रस्टों के पास कुल मिलाकर करीब 23 से 25 हजार टन सोना है, जिसकी कीमत करीब $1 ट्रिलियन से ज्यादा आंकी गई थी। वहीं हाल में एनएसई की जून 2026 की मार्केट पल्स रिपोर्ट में ये अनुमान और भी ज्यादा बताया गया है, 25 से 50 हजार टन के बीच। दोनों आंकड़ों में इतना फासला क्यों है? इसकी वजह साफ है। पुराना अनुमान 2023 के सर्वे पर आधारित था, जबकि नया अनुमान हालिया कीमतों और नई मेथोडोलॉजी से निकाला गया है। लेकिन दोनों के आंकड़े एक बात पर सहमत है, ये मात्रा साउथ कोरिया के 227 टन के मुकाबले सैकड़ों गुना ज्यादा है और ज्यादातर सिर्फ बेकार पड़ा हुआ है घरों के अंदर। तो सोचिए, एक तरफ घरों में पड़ा है 25 से 50 हजार टन सोना और दूसरी तरफ हर साल बाहर से अरबों डॉलर खर्च करके सोना मंगवाया जाता है। यही वो विरोधाभास है जिसे तोड़ने के लिए सरकार बार बार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर आती है। ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने इस दबे हुए सोने को बाहर निकालने की कोशिश की है। नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम शुरू की थी। मकसद सीधा था, लोग अपना सोना बैंक में जमा करें और उस पर ब्याज कमाएं और वो सोना पिघलाकर जूलर्स को कर्ज के तौर पर दिया जाए ताकि नया सोना बाहर से मंगवाने की जरूरत कम हो। लेकिन शुरुआत बेहद कमजोर रही। लॉन्च के महीने भर के अंदर सिर्फ 400 ग्राम सोना जमा हुआ। 6 महीने में ये आंकड़ा 1.5 टन तक पहुंच गया। ज्यादातर मंदिर ट्रस्टों से जुलाई 2016 तक यानी करीब 8 महीनों में कुल 3.1 टन सोना जमा हो पाया था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 8 साल में ये स्कीम कुल 21 टन सोना ही जमा करा पाई, जबकि लक्ष्य था हजारों टन। और हाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 तक ये आंकड़ा बढ़कर करीब 38 टन तक पहुंचा, यानी 10 साल में कुल इतना सोना जितना भारत सिर्फ 10 दिन में आयात कर लेता है। मुकाबले के लिए याद कीजिए साउथ कोरिया का वो उदाहरण। यहाँ सिर्फ 4 महीनों में 227 टन सोना जमा हो गया था। हालांकि वो एक राष्ट्रीय संकट और भावनात्मक अपील का नतीजा था, बाकी सामान्य बैंकिंग स्कीम का नहीं। आखिर वजह क्या रही? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट खुद बताती है कि स्कीम के तहत जमा किया गया सोना पिघला दिया जाता था और भारतीय परिवारों के लिए गहना सिर्फ कोई धातु नहीं है, पीढ़ियों से चली आ रही एक भावनात्मक विरासत है। दादी नानी के गहने पिघलाकर बैंकों में जमा करना ज्यादातर लोगों को मंजूर नहीं था। इसके अलावा एक स्टडी जो साइंस डायरेक्ट जर्नल में प्रकाशित हुई, उसमें 1200 परिवारों के सर्वे के आधार पर ये भी सामने आया है कि नीति बनाते वक्त सोने से जुड़ी गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक आदतों को ठीक से समझा नहीं गया था। बैंकों तथा रिफाइनरियों के बीच तालमेल की भी भारी कमी रही और भरोसे का एक पहलू तो है ही। इसी साल मई में जब नई स्कीम को लेकर अफवाहें फैली कि सरकार मंदिरों का सोना जबरन मोनेटाइज करने जा रही है, तो वित्त मंत्रालय को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी कि ऐसी कोई योजना नहीं है। इस बात का सबूत है कि सोने को लेकर भारत में भरोसे की कमी आज भी उतनी ही गहरी है जितनी 10 साल पहले थी। अब बात करते हैं उस नई स्कीम की जिसकी चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा हो रही है। सरकार अब पुराने मॉडल को नई तरीके से बदलने पर विचार कर रही है, क्योंकि पुरानी स्कीम उम्मीद के मुताबिक लोकप्रिय नहीं हो पाई। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के हवाले से जुलाई 2026 के कई मुख्य धारा प्रकाशनों, फ्री जर्नल प्रेस, आउटलुक मनी और ICICI डायरेक्ट की रिसर्च नोट ने बताया है कि केंद्र सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को नए सिरे से बनाने की तैयारी में है। प्रस्तावित नई व्यवस्था में बड़े पैमाने पर देश भर के ज्वेलर्स को भी कलेक्शन पार्टनर के तौर पर शामिल किया जाएगा, यानी सीधे बैंक जाने की बजाय अपने भरोसेमंद ज्वेलर के पास जाकर भी सोना जमा कराया जा सकेगा, जो जांच के बाद उसे आगे रिफाइनरियों और बैंकों तक पहुंचाएगा। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रस्ताव इंडस्ट्री संगठनों के समर्थन से आगे बढ़ रहा है और मकसद ये है कि सोने का सांस्कृतिक स्वामित्व या ज्वेलरी कारोबार से जुड़ी आजीविका को नुकसान पहुंचाए बिना निष्क्रिय पड़ा सोना बाहर निकाला जाए।
आईसीआईसी डायरेक्ट की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जूलर्स दस्तावेजीकरण, कलेक्शन और शुद्धता जांच के लिए सर्विस फीस कमाएंगे। हालांकि सटीक दर अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। आउटलुक मनी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये मॉडल कामयाब रहा तो ये 1000 टन से ज्यादा सोना मोनेटाइज कर सकता है। पुरानी स्कीम के 10 साल के कुल आंकड़ों से करीब 26 गुना ज्यादा। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ अभी प्रस्तावित है, मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों पर आधारित है। सरकार का आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है। कमीशन की सटीक दर और टैक्स छूट की सीमा अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। तो क्या ये नई कोशिश उस पुरानी नाकामी को दोहराएगी या भारत भी अपने घरेलू सोने से कोई बड़ा आर्थिक बदलाव ला सकता है? इसका जवाब ढूंढने के लिए एक आखिरी उदाहरण देखना जरूरी है। तुर्की, जिसकी सांस्कृतिक स्थिति भारत से मिलती जुलती है। तुर्की के केंद्रीय बैंक यानी CBRT के अपने आधिकारिक ब्लॉग के मुताबिक यहाँ भी लोग परंपरागत रूप से सोने को तकिए के नीचे रखना पसंद करते हैं। ये आंकड़ा 2200 से 3500 के बीच आंका जाता है। लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में 2012 में शुरू हुई गोल्ड बैंकिंग स्कीम के तहत 2020 तक यानी 8 साल में सिर्फ 100 टन से कुछ ज्यादा सोना ही औपचारिक सिस्टम में आ पाया। यानी तुर्की की शुरुआती कोशिश भी भारत की जैसी ही धीमी रही, लेकिन असली फर्क बाद में दिखा। रॉयटर्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के बैंकों ने एक अहम बदलाव किया। लोगों को अपना सोना पिघलाकर बेचने के लिए मजबूर करने की बजाय उन्हें गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट की सुविधा दी गई, जहां आप अपना सोना जमा करें और चाहें तो उसे नगद में नहीं बल्कि सोने के रूप में ही वापस भी ले सकें। CBRT की अपनी रिपोर्टिंग एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक 2024 से 2025 के बीच इन गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट्स में जमा राशि करीब दोगुनी हो गई। यानी तुर्की की सीख ये कि लोग सोना बेचने को तैयार नहीं होते, लेकिन उसे सोने के रूप में सुरक्षित रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, बस उसके सिस्टम पर भरोसा हो। यही वो सबक है जो भारत की नई स्कीम के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। शायद जब तक स्कीम गहनों को पिघलाने की शर्त पर टिकी रहेगी, तब तक सोना सोने के रूप में वापस पाने का भरोसा नहीं मिलेगा। तब तक नतीजा वही रहने का अंदेशा है जो 2015 से 2025 के बीच रहा। आर्थिक इतिहास हमें यही सिखाता है कि सोना खुद अर्थव्यवस्था नहीं बदलता। साउथ अफ्रीका में ये ब्रिटिश निवेश और औद्योगिक ढांचे से बदला, अमेरिका में ये बैंकिंग सिस्टम और रेलवे से बदला, साउथ कोरिया में राष्ट्रीय संकट और भावनात्मक एकजुटता से बदला। भारत में ये सिर्फ तब बदलेगा जब सरकार, बैंक, जूलर्स और आम नागरिकों चारों का भरोसा एक साथ जुड़ेगा और लोगों को यकीन होगा कि उनका सोना पिघलेगा नहीं, सुरक्षित रहेगा। इतिहास ने हमें दिखाया है कि सोना पूरे देशों की तकदीर बदल सकता है, कभी शहर बसाकर, कभी बाजार जोड़कर, कभी किसी संकट में पूरे देश को एकजुट करके। लेकिन ये भी दिखाया है कि ये बदलाव अपने आप नहीं आता, इसके पीछे सही नीति, सही भरोसा और सही मंशा होती है। भारत के पास आज दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा घरेलू सोना है। सवाल सिर्फ इतना है नहीं है कि सरकार कौन सी स्कीम लेकर आती है, सवाल ये है कि क्या वो स्कीम उस भरोसे की भाषा बोलती है जो हर भारतीय के लॉकर तक पहुंचती है। अगर आपको ये रिसर्च पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी गहरी तथ्यों पर आधारित कहानियां हर हफ्ते यहाँ मिलेंगी। कमेंट में बताइए क्या आपके घर में भी ऐसा सोना है जो सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ।